नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं अनिल मोहन जी द्वारा लिखा गया देवराज चौहान सीरीज का एक और मजेदार उपन्यास ज्वालामुखी पार्ट 2। जगमोहन को देवराज चौहान की बात जची तो रात फिर यहीं बिताई जाए। नहीं, रात हम बाहर रेगिस्तान की ठंडी रेत पर व्यतीत करेंगे। खुली हवा में सोने में अच्छा लगेगा। यहाँ पर रात को कोई दूसरा अजगर खान भी टपक सकता है। देवराज चौहान ने कष्ट देते हुए कहा, क्या फायदा कोई झगड़ा खड़ा हो, हमारा मकसद यह काम करना नहीं है। ठीक कहा तुमने, हमारा मकसद तो। तभी जोधा सिंह वहां आ पहुंचा। जगमोहन खामोश हो गया। अब क्या इरादा है? क्या? जगमोहन ने उसे देखा। रात यहीं बितानी है या सफर करना है? जोधा सिंह ने पूछा। सफर तो हम सुबह करेंगे, जगमोहन बोला, लेकिन रात हम तुम्हारे यहाँ नहीं, बाहर रेगिस्तान की ठंडी रेत पर बिताएंगे। उसके तो कोई दाम नहीं है। नहीं, जोधा सिंह मुस्कुरा पड़ा। उसके कोई दाम नहीं है। कहने के साथ ही उसने एक तरफ रखी चादरों में से 2 चादरें निकालकर उनकी तरफ बढ़ाई। इन्हें नीचे बिछा लेना। अब तुम चादरों का भी कुछ मांगोगे? नहीं, यह फ्री है। अब तुम इंसानों जैसी बात कर रहे हो, जगमोहन ने गहरी सांस देकर कहा। उसके बाद देवराज चौहान और जगमोहन चादरें संभाले बाहर निकल गए। जोधा सिंह के घर से 100 गज सामने खुले में उन्होंने चादरें बिछाई और लेट गए। रेत की ठंडक उन्हें राहत पहुंचा रही थी। मध्यम मध्यम सी आहटें देवराज चौहान के जहन से टकराई। उसकी आंखें खुल गई। लेटे ही लेटे चंद्रमा की रोशनी में उसे घोड़े अपने और जगमोहन के आसपास दिखाई दिए। वह 3 थे। एक के सिर पर टोपी मौजूद थी, 2 ने टोपी गलों में लटका रखी थी। देवराज चौहान आंखें खोले उसी प्रकार पड़ा रहा। उसकी स्थिर निगाह सवारों पर थी। तभी एक ने जेब से टॉर्च निकालकर उसे रोशन किया और उनके चेहरों पर लाइट डाली। देवराज चौहान ने फौरन आंखें बंद कर ली थी। जब टॉर्च बुझी तो उसने पुनः आंखें खोल ली। नए चेहरे हैं। आवाज उसके कानों में पड़ी। पहले इन्हें कभी नहीं देखा। दूसरी आवाज थी, मंगोलिया जा रहे होंगे। तीसरी आवाज आई। पल भर की खामोशी के बाद उसके कानों में पुनः आवाज पड़ी, नए शिकारी हैं। मंगोलिया जा रहे हैं तो जाहिर है पास में तगड़ा नावा भी होगा। होगा ना? ओह! दूसरी आवाज पुनः कानों में पड़ी। यह तो मैंने सोचा ही नहीं था। मेरे ख्याल से हमें इनका माल साफ कर देना चाहिए, बढ़िया रहेगा। उठाओ इन्हें। उठाने की क्या जरूरत है? पहले वाले की आवाज में कड़वे भाव थे। बेचारों की नींद खराब होगी। गोली चलाकर इन्हें गहरी नींद में सुलाकर ही हमारा काम निपट जाएगा। शूट कर दें? करना ही ठीक रहेगा, नहीं तो यह हमें भी शूट करने की चेष्टा कर सकते हैं। मंगोलिया जा रहे हैं तो शरीफ होने से रहे। शूट कर दो इन्हें। तभी देवराज चौहान ने 2 सवारों के हाथों में रिवॉल्वर की झलक देखी। वह फायर करने को तैयार थे। फायर हुए। 1, 2, 3। 3 कान फाड़ देने वाले धमाके। रेगिस्तान में शूटिंग की आवाज दूर दूर तक फैलती चली गई। घोड़ों पर बैठे तीनों सवार उनकी पीठों से गायब हो गए। खाली घोड़े धमाकों का शोर सुनकर जोर से हिनहिनाए और अंधाधुंध वहां से दौड़ते चले गए। जगमोहन चौंक कर नींद से उछल बैठा। 2 पल तो उसकी समझ में माजरा नहीं आया। जब आया तो हैरानी से वह निगाहें घुमाकर अपने बगल में लेटे देवराज चौहान को देखने लगा, जिसके दाएं हाथ में दबी रिवॉल्वर स्पष्ट नजर आ रही थी। फायर तुमने किए? जगमोहन के होठों से निकला। हाँ। क्यों? क्योंकि यह हमें नींद में ही शूट करके लूटना चाहते थे। इनका इरादा तो हमें नींद से उठाने का भी नहीं था, और उन्हें मालूम नहीं था कि मेरी आंखें खुल चुकी हैं। देवराज चौहान ने कहते हुए रिवॉल्वर होल्स्टर में डाली और उठकर बैठते हुए सिगरेट निकालकर सुलगा ली। कौन थे ये लोग? मंगोलिया के थे। यहाँ क्या कर रहे थे, कहाँ आ जा रहे थे, मैं नहीं जानता। मतलब कि इस तरह खुले में रहना अपनी मौत को दावत देना है। जगमोहन ने गहरी सांस ली। वह तो यह सोचकर सक पकाया हुआ था कि अगर देवराज चौहान की आंख नहीं खुलती तो इन तीनों की जगह उनकी लाशें पड़ी होनी थी, और उन्हें एहसास भी नहीं हो पाना था कि वह कब और क्यों मरे।
देवराज चौहान ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी निगाहें तो कुछ दूर जोधा सिंह के मकान पर टिक चुकी थी, जहां दरवाजे के बीचों बीच जोधा सिंह खड़ा था। कमरे में जल रही मोटी कैंडल के प्रकाश में देव सा ऊंचा लंबा लग रहा था। जोधा सिंह है। जगमोहन की निगाहें भी उसकी तरफ घूम गई। तभी जोधा सिंह का शरीर हिला और मकान के बाहर निकलकर उनकी तरफ बढ़ने लगा। उसकी चाल धीमी थी। सिगरेट का कश लेते हुए देवराज चौहान खड़ा हो गया। जगमोहन की निगाहें तीनों लाशों पर घूम रही थी। जोधा सिंह शांत अंदाज में वहां पहुंचा और उसकी निगाहें लाशों पर जा ठहरी। आधा मिनट वह खामोशी का ही आलम रहा। फिर दाएं बाएं निगाहें घुमाते हुए कह उठा, इन्हें जमीन में दबा दो। ऐसे ही पड़ी रहें तो क्या हर्ज है? देवराज चौहान ने चांद की रोशनी में जोधा सिंह को देखा। हर्ज है भी नहीं भी। क्यों दूसरों की निगाह में इन लाशों को लाते हो? मंगोलिया पहुंचने से पहले ही तुम लोगों का नाम वहां पहुंच जाना ठीक बात नहीं होगी। अजगर खान तो पहले ही वहां तुम लोगों का इंतजार कर रहा होगा। इनके साथियों को इनकी मौतों का पता चलेगा तो वह भी मंगोलिया की सरहद पर बैठ जाएंगे तुम लोगों के इंतजार के लिए। बात देवराज चौहान और जगमोहन को जची। वहां कच्चे कमरे के भीतर फावड़ा रखा है। जोधा सिंह उन्हें खामोश देखकर बोला। देवराज चौहान ने जगमोहन को देखा। जगमोहन उठा और मकान की तरफ बढ़ गया। यह लोग हमें शूट करके लूट लेना चाहते थे। मालूम है, इसके सिवाय और कुछ हो भी नहीं सकता। मंगोलिया के लोग अक्सर रात को सफर करना पसंद करते हैं, क्योंकि दिन में धूप से परेशानी होती है, सफर में दिक्कत आती है। अभी तो रात बहुत बाकी है। कई मंगोलिया आ रहे होंगे, कई जा रहे होंगे और गुजरने का मेन रास्ता यही है। इस तरह के एक दो हादसे और भी हो सकते हैं। जगमोहन फावड़ा ले आया और खुदाई करने लगा। जोधा सिंह बिना कुछ कहे खामोशी से पलटकर वापस चला गया। तीनों लाशों को दफन करने के लिए बड़ा सा गड्ढा खोदने में उसे 15 मिनट का समय लगा। आधी रेत और आधी मिट्टी थी, जिसे हटाने में कोई खास दिक्कत पेश नहीं आई थी। तीनों लाशों को उनके हथियारों सहित उस गड्ढे में दफन करने में उन्हें कुल आधा घंटा लगा। अब जगमोहन ने देवराज चौहान को देखा। जोधा सिंह के यहाँ रात व्यतीत करेंगे? देवराज चौहान ने चादर उठाते हुए कहा। जगमोहन के होठों से गहरी सांस निकल गई। दोनों ने जोधा सिंह के मकान के भीतर प्रवेश किया। जोधा सिंह सामने ही कुर्सी पर बैठा था और उन्हें देखकर मुस्कुराया। लाओ 1000 रुपए। देवराज चौहान ने 100 के 10 नोट उसे थमा दी। मैं बता सकता था कि रात को बाहर सोने से क्या हो सकता है, लेकिन मैंने बताया नहीं, इसलिए कि कहीं तुम लोग यह ना समझो कि मैं यह बात महज 1000 रुपये पाने के लिए कह रहा हूँ। जवाब में देवराज चौहान सिर्फ मुस्कुराकर रह गया। 1000 रुपये तो गए। जगमोहन मुंह बनाकर बड़बड़ा उठा। सूर्य पूरब से निकल चुका था। किरणों में रेत के कण चांदी की भांति चमक रहे थे। सुबह के 6:30 बज रहे थे। ठंडी हवा का एहसास अभी भी बदन को महसूस हो रहा था। शुरुआती धूप ने अभी परेशान करना शुरू नहीं किया था। देवराज चौहान और जगमोहन के घोड़े रफ्तार के साथ दौड़े जा रहे थे। सिर पर पड़ी फेल्ट कैप को उन्होंने सूर्य की दिशा की तरफ झुका रखा था, ताकि किरणों की चमक से आंखें बच सकें। भोर में ही सुबह 4 बजे उन्होंने जोधा सिंह से विदा लेकर मंगोलिया के लिए सफर शुरू कर दिया था, ताकि धूप से बचत हो सके और वक्त पर मंगोलिया पहुंच जाएं। ठीक 8 बजे सरपट भागते घोड़े ऐसी जगह से निकले जहां 2 बल्लियों के बीच फंसे पलाई के बड़े से टुकड़े पर टेढ़े मेढ़े शब्दों से मंगोलिया लिखा हुआ था। मंगोलिया लिखा देखते ही जगमोहन के होठों पर मुस्कान रेंगती चली गई। उसने देवराज चौहान को देखा, परंतु देवराज चौहान की निगाहें तो दूर दूर तक घूम रही थी। करीब 2 किलोमीटर दूर उसे आबादी के चिन्हों का एहसास हो रहा था और इस 2 किलोमीटर के सफर को घोड़ों ने कुछ ही समय में तय कर लिया। मंगोलिया उनके सामने था। इससे पहले कि वे मंगोलिया में प्रवेश कर पाते, एक तरफ से निकलकर 4 घुड़सवार उनके सामने आ गए। उन घुड़सवारों के चेहरों के भावों से स्पष्ट था कि वह इत्तेफाक से ही उनके सामने आ पहुंचे हैं। रास्ता न पाकर देवराज चौहान और जगमोहन ने घोड़ों की लगाम खींच ली।
हिन हिनाकर घोड़े ठिठक गए, जैसे कि समय से पहले रुक जाना उन्हें अच्छा न लगा हो। चारों घुड़सवारों ने आपस में एक दूसरे को देखा, फिर निगाहें उन दोनों पर जा टिकी। हर कोई एक दूसरे से ज्यादा खतरनाक नजर आ रहा था। उनकी आंखों में दरिंदगी का पुट था। देवराज चौहान ने सिर पर पड़ी फेल्ट कैप बाएं हाथ से उठाकर दाएं हाथ की उंगलियां बालों में फेरी, फिर फेल्ट कैप सिर पर वापस रखकर गालों के बड़े बालों को खुजलाने लगा। इस सारी हरकत के दौरान उनकी निगाह उन चारों के चेहरों पर घूम रही थी। जगमोहन की सख्त निगाहें उन पर थी। वह बेहद सतर्क था। नए पंछी हो? एक ने भारी स्वर में पूछा। हाँ, देवराज चौहान का लहजा स्थिर था। पहली बार मंगोलिया आए हो? हाँ, देवराज चौहान ने पूर्वता लहजे में कहा। क्या करके आए हो? दूसरे की आवाज में वहशी भाव थे। क्या करके आना चाहिए था? देवराज चौहान की आंखें सिकुड़ गई। कितने कत्ल, कितनी डकैतियां, कितने बलात्कार, या फिर ऐसा ही कुछ कितना किया कि अब तुम्हें कानून से डरकर मंगोलिया में शरण लेनी पड़ रही है? वह खूंखार भाव में हंसा। तुम्हें इससे क्या कि हम क्या करके आए हैं? देवराज चौहान का लहजा भी उन जैसा ही होने लगा था। तीसरे ने अपने घोड़े को एक कदम आगे बढ़ाया। तुम दो ही हो? हाँ, फौज लाने का हमारा कोई इरादा नहीं था, क्योंकि हम मंगोलिया पर कब्जा करने नहीं आए। देवराज चौहान के शब्दों से चारों ठठाकर हंस पड़े। तुम जैसे कीड़ों मकोड़े तो मंगोलिया की एक ईंट पर भी कब्जा नहीं कर सकते। मंगोलिया पर कब्जा करने का तो तुम लोगों को सपना भी नहीं आ सकता। जगमोहन के दांत भिज गए, आंखों में अंगारे दहक उठे। देवराज चौहान के होठों पर विशैली मुस्कान उभरी। बोला कुछ भी नहीं। क्या किया जाए इनका? चौथे ने उन दोनों पर निगाह टिकाए पूछा। पहली बार आ रहे हैं, मंगोलिया के मेहमान हैं, एक ने कहर भरे स्वर में कहा। जाहिर है तगड़ा माल साथ लाए होंगे। खाली हाथ आने का तो कोई मतलब ही नहीं। तो फिर इनसे टैक्स वसूला जाए? जरूर। उन चारों की निगाहें देवराज चौहान और जगमोहन पर जा टिकी। निकालो, एक ने होठ भींचकर सख्त स्वर में कहा। क्या? जगमोहन के चेहरे और आवाज में कठोरता भर आई। टैक्स, मंगोलिया में पनाह लेने का। तुम कौन होते हो टैक्स लेने वाले? मंगोलिया में ऐसा कोई कानून है? जगमोहन ने उसी स्वर में कहा। मंगोलिया में कोई कानून नहीं, जंगल का कानून है। यह प्राइवेट टैक्स है, हम चारों का टैक्स है। दादागिरी के दम पर हम तुम दोनों से टैक्स वसूल कर रहे हैं। तो मामला दादागिरी का है? जगमोहन ने कहर भरे स्वर में कहा। हाँ, वह हंसा। दादे दादागिरी ही दिखाएंगे, यही तो हमारा धंधा है, हमारा कानून है। यह नया मुर्गा सामने हो तो हलाल करने का दिल करता ही है। हम तुम्हें मुर्गे नजर आते हैं? जगमोहन ने खतरनाक स्वर में कहा। तुम लोग कुछ भी हो, हमें इससे कोई मतलब नहीं। सवाल हमारे टैक्स का है। दूसरा बोला। जो हमने लेना ही है। समय बर्बाद मत करो और माल हमारे हवाले करो। जगमोहन दांत भींचे उन लोगों को घूरता रहा। कितना टैक्स है तुम लोगों का? 4 है हम। 1000 तो पल्ले पड़ना ही चाहिए। तीसरा हंसा। मतलब कि 4000? हाँ, जल्दी करो। नहीं। जगमोहन के होठों से गुर्राहट निकली। फूटी कौड़ी भी तुम लोगों को नहीं मिलेगी। दादागिरी वाला टैक्स देने की हमारी आदत कभी नहीं रही। हम दूसरों की लेने की आदत हटा दिया करते हैं। जगमोहन के इन शब्दों के साथ ही चारों में से 3 ने अपने होल्स्टरों में से रिवॉल्वरें निकालकर हाथ में ले ली। चेहरों पर मौत के भावों ने जगह ले ली थी। वह वहशी दरिंदे नजर आने लगे। देवराज चौहान ने फौरन अपना हाथ ऊपर उठाया। ठहरो, हम तुम्हारा टैक्स दे रहे हैं। इन शब्दों को सुनकर वे चारों ठिठके। चेहरों पर राहत के भाव उभरे। जल्दी निकालो। एक के होठों से गुर्राहट निकली। जगमोहन असमंजस भरी निगाहों से देवराज चौहान को देखने लगा। देवराज चौहान ने 4000 रुपए गिनकर उनकी तरफ बढ़ाए, परंतु चारों में से किसी ने भी आगे बढ़कर उन नोटों को थामने की चेष्टा नहीं की। उनकी निगाहें तो देवराज चौहान के हाथों में थमी नोटों की गड्डी पर जा अटकी थी। यह लो, पूरे 4000 हैं, देवराज चौहान बोला। चारों ने आपस में
एक दूसरे पर अर्थपूर्ण निगाह मारी। मेरे ख्याल से मुर्गा मोटा है और हमने डिमांड पतली रखी है, एक ने कहा। सही कहा है तुमने, हमें मुर्गे की मोटाई पहले ही नाप लेनी चाहिए थी। तुम हमेशा जल्दबाजी करते हो, तीसरे ने उससे कहा जिसने 4000 कहा था। हमसे पूछ तो लेते कि इन्हें किस तरह हलाल करना है। खैर छोड़ो, चौथे ने हाथ में रिवॉल्वर नचाते हुए कहा। मामला अब भी दुरुस्त हो जाएगा। देवराज चौहान ने नोटों की गड्डी को वापस जेब में डाला और गर्दन घुमाकर करीब ही घोड़े पर सवार जगमोहन को देखा। दोनों की आंखें मिली। जगमोहन ने देवराज चौहान के चेहरे के भावों को पहचाना और सतर्क हो गया। देवराज चौहान ने पुनः गर्दन घुमाकर चारों को देखा। कितना हलाल किया जाए इसे? एक ने तीनों पर निगाह मारी। इससे पहले कोई कुछ कहता, देवराज चौहान शांत स्वर में कह उठा, शायद इस बार भी तुम लोग कम रकम मांग लो। चारों ने आंखें सिकोड़कर देवराज चौहान को देखा। मेरे पास एक यही गड्डी नहीं, नोटों की और भी काफी गड्डियां हैं। उन सबको मद्देनजर रखते हुए अब अपनी डिमांड रखना। देवराज चौहान का लहजा बेहद शांत था। चारों के होठों के बीच विशैली मुस्कान उभरी। फिर एक ने जहरीली हंसी हंसकर कहा, हमारा मुर्गा तो समझदार है। मेरे ख्याल में तो कुछ ज्यादा ही समझदार है, दूसरा बोला। कहता है ऐसी कई गड्डियां हैं, शायद हों। तीसरे ने कहा, शायद नहीं, पक्का होंगी। चौथे ने दृढ़ता भरे शब्दों में कहा, नया नया मंगोलिया पहुंच रहा है तो जाहिर है माल लेकर ही आया होगा। एक गड्डी तो लाने से रहा। तो कितना टैक्स वसूलें? सबके हिस्से में एक एक गड्डी तो आनी ही चाहिए। हमारा तो मंगोलिया में ही गंगा स्नान हो जाएगा, हरिद्वार फिर कभी चलेंगे। उसने कड़वे लहजे में हंसकर कहा। यह देगा? देगा? नहीं देगा तो और भी अच्छी बात है। फिर तो इसका सारा माल हमारा होगा। हमें रोकने के लिए तब तो यह जिंदा ही नहीं रहेगा। क्यों, ठीक कहा ना मैंने? 16 आने सही। देवराज चौहान और जगमोहन स्थिर निगाहों से उन चारों को देखे जा रहे थे, जिनकी निगाहें अब बातें करने के पश्चात उन पर टिकनी आरंभ हो गई थी। लाओ, निकालो, सबके लिए 100 वाली एक एक गड्डी, एक ने कहा। 4000 तो ठीक था, 40,000 तो बहुत ज्यादा है, देवराज चौहान ने शांत स्वर में कहा। जितनी मोटाई उतना टैक्स, दूसरा खतरनाक स्वर में हंसा। निकालो। देवराज चौहान के होठों से गहरी सांस निकली। उसने अपने कपड़ों में ठूंस रखी गड्डियों में से 4 गड्डियां निकाली और अपने घोड़ों के सामने नीचे फेंक दी। ले लो। चारों की आंखों में तीव्र चमक लहरा उठी। अगले ही पल वे चारों एक साथ छलांग मारकर घोड़ों से उतरे। देवराज चौहान की आंखें सर्द हो गई। जगमोहन के जबड़ों का कसाव बढ़ गया। उन्होंने आगे बढ़कर फौरन अपने अपने हिस्से की एक एक गड्डी उठा ली। सबके चेहरों पर अजीब सी चमक छाई हुई थी। शायद उन्हें इतनी मोटी रकम हाथ लगने की आशा नहीं थी। घोड़े पर बैठे देवराज चौहान के होठों के बीच मौत से भरी मुस्कान नाच उठी। इससे पहले कि वह नोटों की गड्डियों को अपनी जेब में ठूंस कर उन्हें ठिकाने लगाते, देवराज चौहान के हाथ में रिवॉल्वर चमकी और एक के बाद एक फायर होते चले गए और उसी पल रिवॉल्वर वापस होल्स्टर में थी। नोटों की चारों गड्डियां उन लोगों के हाथों से छूटकर दाएं बाएं छिटक गई। हाथों में थाम रखे रिवॉल्वर भी फिसलते चले गए। 2 के सिर में, एक के गले और एक की छाती में गोली लगी थी। उसके बाद तो उन्हें खड़े होने का मौका ही नहीं मिला था। 3 तो नीचे गिरते ही खत्म हो गए। चौथा, जिसकी छाती में गोली लगी थी, वह तड़प रहा था। उसके गले से घुटी घुटी चीखें निकल रही थी। जगमोहन उछलकर घोड़े से नीचे उतरा और तड़पने वाले के पास पहुंचा। उसके चेहरे पर खतरनाक भाव विद्यमान थे। उसके करीब पहुंचकर होल्स्टर से रिवॉल्वर निकाली और उसकी नाल उसके माथे से सटाकर ट्रिगर दबाया और रिवॉल्वर वापस होल्स्टर में। उसके सिर और माथे के चीथड़े उड़ गए थे। जगमोहन ने नीचे बिखरी पड़ी नोटों की चारों गड्डियां समेटी और जेबों में ठूंस ली। ये, जगमोहन ने कहर भरे अंदाज में चारों लाशों की तरफ इशारा करके देवराज चौहान से कहा। हमसे मंगोलिया में प्रवेश होने का टैक्स ले रहे थे, जबकि हमें टैक्स देने की आदत है ही नहीं।
4,000 तो यह पचा लेते, लेकिन 40,000 पचाना, वह भी टैक्स का, कोई खेल तो है नहीं। देवराज चौहान ने गहरी सांस लेकर सामने नजर आ रहे मंगोलिया को देखा। जगमोहन एक ही छलांग में घोड़े पर बैठा और दोनों आगे बढ़ गए। कुछ आगे जाने पर एक जगह पर बोर्ड लगा नजर आया, जिस पर टेढ़े मेढ़े शब्दों में मोटा मोटा लिखा था, अब आप मंगोलिया में प्रवेश कर रहे हैं। उस बोर्ड के शब्दों को पढ़ते ही जगमोहन की आंखों में अजीब सी चमक विद्यमान होती चली गई। उसने देवराज चौहान पर निगाह मारी, जो भागते घोड़े पर बैठा अपनी पैनी निगाहें चारों तरफ घुमा रहा था। लगाम को उन्होंने खींच लिया था। घोड़ों की रफ्तार कम हो गई थी और चंद ही पलों के पश्चात उनके घोड़े मंगोलिया की सड़कों पर थे। मंगोलिया का इतिहास बहुत कम शब्दों में कुछ इस प्रकार है। आज से 80 बरस पहले इस रेगिस्तान में मंगल सिंह नाम के लुटेरे का बहुत आतंक था। मंगल सिंह जहां से भी गुजरता वहां मौत का तूफान आ जाता। उसने लुटेरों की पूरी फौज बना रखी थी। रेगिस्तान का ऐसा कोई हिस्सा नहीं था जो उसकी हद से बाहर हो। रेगिस्तान से गुजरने वाला उसके कहर का शिकार होकर ही रहता था। इसके साथ ही मंगल सिंह का कानून था, जिसे कि सब जानते थे। जो इस रेगिस्तान में उसके कहर से बचना चाहता हो, वह एक निश्चित रकम पहले ही उसे चुका दे। इसके लिए उसने अपना ठिकाना ब्रांच ऑफिस के तौर पर रेगिस्तान की शुरुआत में ही बना रखा था। जो यात्री या कोई लश्कर, कोई टोली वहां मुनासिब रकम चुकाने के बाद रसीद प्राप्त कर लेती थी, वह मंगल सिंह के कहर से बच जाती थी। राह में जब मंगल सिंह के आदमी उन्हें घेरते तो रसीद दिखाकर हरी झंडी प्राप्त कर लेते। एक तरह से मंगल सिंह इस सारे रेगिस्तान का मालिक था। रेगिस्तानी डाकू मंगल सिंह का नाम दूर दूर तक उसके दरिंदगी भरे कारनामों के साथ लिया जाता था। रेगिस्तान के बीच ही मंगल सिंह और उसके साथियों ने अपनी बस्ती बसा रखी थी। किसी तरह कच्चे पक्के घर बना रखे थे। सबके पास औरतें थीं। वह औरतें जिन्हें रेगिस्तान के सफर के समय उठा लिया जाता था। उनके साथ ही जबरदस्ती घर बसा रखे थे, बच्चे पैदा कर रखे थे। धीरे धीरे उन औरतों ने भी खुद को इसी माहौल का आदी बना लिया था, इसी जिंदगी को नसीब समझ लिया था। रेगिस्तान में मंगल सिंह का आतंक बराबर जारी रहा। मंगल सिंह बूढ़ा हुआ तो उसकी जगह उसके जवान बेटे जवाहर सिंह ने ले ली। वह चंद लुटेरों की बस्ती अब बड़ी होती जा रही थी। परिवार बढ़ते चले गए। जवान बूढ़े और बच्चे जवान हो गए। समय बीतता चला गया। मंगल सिंह इस दुनिया से रुखसत हो गया। उसकी याद में उस जगह का नाम मंगल नगर रख दिया गया। जवाहर सिंह का जमाना भी बीतता चला गया। रेगिस्तानी सफर लोगों का कम होता चला गया। लूट का माल जब हाथ लगना कम हो गया तो वे लोग लूट के लिए रेगिस्तान से बाहर जाने लगे। सिलसिला कम होने की अपेक्षा बढ़ता ही चला गया। इन रेगिस्तानी लुटेरों के पांव शहरों में फैलते चले गए और शहरों के लुटेरे भी इस बस्ती में पनाह लेने लगे। इस बस्ती का ढांचा बदलने लगा। जरूरत की हर वस्तु धीरे धीरे वहां मिलने लगी। कईयों ने अपने धंधे बदल दिए। कुछ शरीफ बन गए, कुछ पुराने ढर्रे पर ही चलते रहे। कुल मिलाकर वहां हर तरह के लोग हो गए। कई खतरनाक अपराधी बाहर से आकर वहां बस गए। कई वहां सामान पहुंचाकर मोटा मुनाफा कमाने लगे। जब जवाहर सिंह मरा तो वहां का माहौल बहुत बदल चुका था और मंगल सिंह के नाम पर ही उस जगह का नाम बिगड़ते बिगड़ते मंगोलिया नाम पर आकर ठहर गया। पहले तो मंगल सिंह, जवाहर सिंह एक तरह से उस बस्ती के हुक्मरान थे, परंतु वक्त और हालात बदल जाने से हुक्मरानी समाप्त होती चली गई। इस पर भी जवाहर सिंह के बेटे खुमान सिंह का दबदबा कम नहीं था। कुछ न होकर भी वह मंगोलिया का जैसे मालिक ही था। और आज मंगोलिया में कच्ची पक्की सड़कें भी थी, जो कि मंगोलिया के लोगों ने खुद ही अपनी सहूलियत के लिए बनाई थी। जैसे तैसे पानी का भी इंतजाम कर लिया था। लाइट के लिए जनरेटर का इस्तेमाल होता था। वहां पर रेस्टोरेंट, जुआ घर, होटल, हर तरह की चीज मौजूद थी। हर तरह के लोग मौजूद थे। मंगोलिया के भीतर रहकर यह महसूस नहीं हो पाता था कि यह रेगिस्तान के भीतर बसी कोई बस्ती है, बल्कि वह छोटा मोटा शहर सा महसूस होता था। कमी थी तो सिर्फ इतनी कि वहां वाहन नहीं थे,
सिर्फ घोड़ों का ही इस्तेमाल होता था। मंगोलिया में सिर्फ एक ही कानून था, ताकत का। जिसके पास ताकत थी उसी का सब कुछ। हर कोई तगड़ा लुटेरा, हर कोई खूंखार बहशी। सबके पास दौलत के ढेर थे और वहां कई ग्रुप थे जो कि एक दूसरे के खून के प्यासे थे। किसी की जान लेना मामूली बात थी। जिसकी गोली पहले चलती थी वही जिंदा रह पाता था। इसी प्रकार का खूनी सिलसिला जारी था, हर समय जारी था और शायद सदा जारी ही रहेगा। और मंगोलिया में सबसे खतरनाक, वहशी और दरिंदा समझा जाता था मंगल सिंह का पोता, जवाहर सिंह का 40 वर्षीय बेटा खुमान सिंह, जिसके पास लूट की अथाह दौलत मौजूद थी जो किसी खजाने से कम नहीं थी। पिछले 1 घंटे से देवराज चौहान और जगमोहन घोड़ों पर बैठे मंगोलिया की सड़कों पर घूम रहे थे। रेगिस्तानी इलाके में जैसी खूबसूरत बस्ती बनी थी वह किसी मिसाल से कम नहीं थी। यह सब कुछ छोटा मोटा शहर लग रहा था। क्या नहीं था यहाँ? सब कुछ ही था। अधिकतर मकान पक्के ही थे, कई तो 3-4 मंजिला भी बने हुए थे। मेन सड़क पक्की थी या फिर आवश्यकता अनुसार 2-4 सड़कों को और भी पक्का कर रखा था। अन्यथा बाकी सब रेतीली मिट्टी की कच्ची पगडंडियां ही थी। मंगोलिया पहुंचकर उन्हें इस बात का एहसास हो रहा था कि वह किसी छोटे से शहर में मौजूद हैं। सफर की भारी थकान समाप्त हो गई थी। कमाल है, जगमोहन के होठों से निकला। यह तो भरा पूरा शहर है। मैंने तो सोचा था छोटी सी यूं ही बस्ती होगी, लेकिन यह तो। जगमोहन गहरी सांस लेकर रह गया। वास्तव में, देवराज चौहान ने सिर हिलाया। मैंने भी नहीं सोचा था कि मंगोलिया में हर तरह की सुविधा होगी। देवराज चौहान की पैनी निगाह हर तरफ घूम रही थी। हर तरफ घोड़े ही घोड़े नजर आ रहे थे। शायद घोड़ों की संख्या इंसानों से ज्यादा ही थी, इसलिए कि मंगोलिया के लिए घोड़े ही वाहन थे। घोड़ों पर सवार लोग आ जा रहे थे और ज्यादातर लोग खतरनाक दरिंदे ही लग रहे थे। कईयों ने उन्हें तौलने वाली निगाहों से देखा। उन्हें देखने वाला हर कोई समझ रहा था कि यह मंगोलिया पहुंचने वाले नए पंछी हैं। शायद ही कोई बिना होल्स्टर के नजर आया हो, नहीं तो सबके पास कमर में बंधे होल्स्टर थे जिनमें मौजूद भरी हुई रिवॉल्वरें वक्त आने पर कभी भी आग उगलने को तैयार थी। अब जगमोहन ने देवराज चौहान को प्रश्न भरी निगाहों से देखा। देवराज चौहान ने लगाम को कलाई में फंसाया और सिगरेट सुलगाकर पुनः लगाम थाम ली। घोड़े मध्यम गति से आगे बढ़ते रहे। रहने के लिए कोई होटल वगैरह तलाश किया जाए, देवराज चौहान ने कहा। होटल तो यहाँ बहुत नजर आ रहे हैं। जगमोहन ने सामने ही नजर आ रहे होटल के बोर्ड पर निगाह मारी। वास्तव में होटल और रेस्टोरेंट की संख्या वहाँ काफी थी। सामने दिखाई दे रहे होटल में ही चलते हैं, देवराज चौहान बोला। जगमोहन ने फौरन सिर हिला दिया। उसी समय फायर की तेज आवाज हुई और गोली उन दोनों के करीब से गुजरकर उनके पीछे आ रहे 3 घुड़सवारों में से एक की छाती में जा लगी। उसके बदन को तीव्र झटका लगा। दोनों हाथों से उसने छाती थामी और तड़प कर घोड़े से नीचे जा गिरा। उसके दोनों साथियों ने तुरंत होल्स्टरों से रिवॉल्वर निकालकर हाथ में ले ली। आते जाते लोग फौरन दाएं बाएं होने लगे। देवराज चौहान और जगमोहन फौरन सतर्क हो गए। देवराज चौहान ने फायर वाली दिशा की तरफ देखा। करीब 30 फीट दूर घोड़ों पर 2 खतरनाक से नजर आने वाले इंसान हाथों में रिवॉल्वर लिए घोड़ों पर बैठे थे और स्पष्ट नजर आ रहा था कि वे वहशी मूड में थे। मैंने, फायर करने वाला चिल्लाया, पहले ही कहा था कि अगली मुलाकात मौत से भरी होगी। हमसे टक्कर लेकर कोई भी आज तक जिंदा नहीं बचा। जवाब में उन पर फायर हुआ, जो कि देवराज चौहान के बालों को झुलसाता हुआ उन तक पहुंचा, परंतु वे दोनों खुद को बचा गए। इससे पहले कि कोई और फायर होता, देवराज चौहान हाथ उठाकर जोर से चिल्लाया, ठहरो, कोई फायर न करे, पहले हमें साइड हो लेने दो, हम बीच में हैं, गोली हमें लग सकती है। कहने के साथ ही देवराज चौहान ने घोड़े को आगे करना चाहा, तभी फायर हुआ। गोली देवराज चौहान के घोड़े की लगाम से टच करती हुई पीछे गई और पीछे वाले के घोड़े के माथे में जा फंसी। घोड़ा हिनहिनाहट भरे अंदाज में जोर से चीखा। दोनों टांगे उठाकर ऊपर कर ली
उस पर मौजूद सवार ने फौरन छलांग लगाई और सड़क पर आ गया। घोड़ा पागलों की तरह पीड़ा से हिनहिनाता चीखता दौड़ा और कुछ आगे जाकर नीचे जा गिरा। सुना नहीं तुमने? देवराज चौहान ने दरिंदगी भरे लहजे में कहा। गोली हमें लग सकती है, हमें एक तरफ हो लेने दो। यह शब्द उसने फायर करने वाले से कहे थे, जो कि देखने में बहुत खतरनाक लग रहा था। लाल सुर्ख आंखें, चेहरे पर पत्थर की तरह कठोरता। उसने पहली बार देवराज चौहान को देखा। चेहरे पर अप्रसन्नता से भरे वहशी भाव उभर आए थे। देवराज चौहान दांत भींचे उसे ही देख रहा था। तभी उसके रिवॉल्वर की नाल देवराज चौहान की तरफ घूमी, परंतु वह ट्रिगर न दबा सका, क्योंकि तूफानी गति से देवराज चौहान के हाथ ने हरकत की। होल्स्टर से रिवॉल्वर निकलकर हाथ में आया। ट्रिगर दबा। गोली उसकी नाक को फोड़ती हुई पीछे की तरफ से निकल गई। वह बेजान सा घोड़े की पीठ से रगड़ खाता हुआ नीचे जा गिरा। तभी उसके साथी ने फायर किया। देवराज चौहान ने खुद को बचाते हुए ट्रिगर दबा दिया। उसकी भी खोपड़ी उड़ गई। वह घोड़े से नीचे था। उसी पल देवराज चौहान का रिवॉल्वर वापस होल्स्टर में था। फिर उसने निगाहें घुमाकर कुछ दूर पीछे मौजूद उन्हें देखा, जिनके साथी और घोड़े को शूट किया जा चुका था। उसके बाद उसने लगाम को झटका दिया। घोड़ा पुनः आगे बढ़ने लगा। जगमोहन ने भी घोड़ा आगे बढ़ा दिया। उनका रुख सामने दिखाई दे रहे होटल की तरफ था, जो कि 3 मंजिला था। होटल के मुख्य द्वार पर पहुंचकर जब वे घोड़ों से उतरे तो 16-17 साल का छोकरा प्रकट हुआ और उनके दोनों घोड़ों की लगामें थाम ली। आपका घोड़ा होटल के पीछे अस्तबल में खड़ा रहेगा। खाना और पानी दे दिया जाएगा। बदले में आप जो भी इनाम और घोड़े के खाने की कीमत देना चाहे दे दीजिएगा। छोकरे ने कहा। ठीक है, ले जाओ, जगमोहन बोला। आपके घोड़ों का नंबर 26 और 27 है। होटल के भीतर आप यह नंबर बताकर अपने घोड़ों को तुरंत यहाँ पर हाजिर करवा सकते हैं, या फिर होटल के पिछवाड़े आकर खुद घोड़ों को ले सकते हैं। घोड़ों के गले में नंबर लटकता रहेगा। छोकरी ने शांत लहजे में कहा। देवराज चौहान ने 100 का नोट निकालकर उसके हाथ पर रखा और जगमोहन के साथ होटल में प्रवेश कर गया। सामने ही रिसेप्शन था, जिस पर 40 बरस का दादा सा लगने वाला व्यक्ति मौजूद था। उसकी उंगलियों में सुलगती सिगरेट फंसी थी। देवराज चौहान रिसेप्शन के करीब पहुंचकर ठिठका और सिर पर पड़ी फेल्ट कैप हाथ में लेकर उसे झाड़ने के पश्चात वापस सिर पर रख लिया। थोड़ी सी जगह को लॉबी का रूप दे रखा था, जहां कई खतरनाक से नजर आने वाले चेहरे मौजूद थे। हर किसी की कमर पर होल्स्टर बंधा था और एक आदमी पैंट कमीज पहने वेटर का काम निपटा रहा था। देवराज चौहान ने रिसेप्शन पर मौजूद व्यक्ति को देखा। वह पहले से ही दोनों को तीखी निगाहों से देखे जा रहा था। कमरा चाहिए, देवराज चौहान ने कहा। क्या जरूरत है? उसके स्वर में कड़वाहट थी। क्या मतलब? तुम अभी अभी बाहर शूटिंग करके आ रहे हो। 2 शूट किया। तो वे दोनों अजगर खान के ग्रुप के थे। अजगर खान तुम दोनों को अब जिंदा नहीं छोड़ेगा। वह यहाँ का खतरनाक लड़ाका है। यूं समझो कि 1-2 घंटे ही तुम दोनों की जिंदगी बाकी है। अजगर खान? देवराज चौहान ने मुस्कुराकर जगमोहन को देखा। सुना तुमने? हाँ, जगमोहन ने सिर हिलाया। अजगर खान बार बार हमारे रास्ते में आ रहा है। हमारे साथ क्या होता है तुम फिक्र मत करो, देवराज चौहान ने कहा। कमरा दो। तुम लोगों को कमरा नहीं दे सकता, उसने स्पष्ट शब्दों में कहा। क्यों? मैं नहीं चाहता कि इस होटल में खून खराबा हो। किसी दूसरे होटल में कमरा ले लो। खून खराबे का सवाल कहां से आ गया? अजगर खान और उसके आदमी कुछ ही देर में तुम लोगों को यहां शूट करने पहुंचेंगे और तुम हमें कमरा दो। देवराज चौहान के होठों से गुर्राहट निकली। नहीं, मैं। तभी देवराज चौहान की रिवॉल्वर उसके गाल से जा सटी। अब सिर्फ ट्रिगर दबाने की जरूरत है, फिर तुम्हारी जुबान हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। उसने उखड़े अंदाज में देवराज चौहान को देखा। दबा दो ट्रिगर, जगमोहन ने दांत भींचकर कहा। ठहरो, वह तुरंत बोला। ले लो कमरा। रजिस्टर इधर सरकाओ। कौन सा रजिस्टर? होटल का एंट्री रजिस्टर। होटल वालों को कानून के लिए रजिस्टर रखना पड़ता है और मंगोलिया में सबका अपना कानून है। यहाँ कोई एंट्री रजिस्टर नहीं होता।
क्योंकि यहाँ पुलिस भी नहीं होती। तो होटल के कमरे का किराया दो और कमरे में चले जाओ। कितना किराया है? 1000 रुपया एक दिन का। एक कमरे में 2 के रहने का इंतजाम होता है और नए लोगों से हम सप्ताह भर का किराया एडवांस लेते हैं, जो कि बाद में वापस नहीं किया जाता। देवराज चौहान ने रिवॉल्वर होल्स्टर में डाला और गड्डी निकालकर उसमें से 7000 रुपये उसके हवाले कर दिए। उसने नोटों को संभाला और गहरी सांस देकर कह उठा, मैं नहीं समझता कि तुम एक दिन भी जिंदा रह पाओगे। तुम्हारी जिंदगी और पैसा सब बर्बाद है। देवराज चौहान के होठों पर जहरीली मुस्कान उभरी। तुम हमारी कुछ ज्यादा ही चिंता कर रहे हो, जगमोहन ने कड़वे लहजे में कहा। मैं तुम लोगों को हकीकत से वाकिफ कर रहा हूं। अजगर खान दरिंदा है। वह हम उससे मिल चुके हैं, जगमोहन ने सर्द लहजे में कहा। हम चाहते तो उसकी खोपड़ी में छेद बना सकते थे, लेकिन हमने उसे छोड़ दिया। जब तक कोई मजबूर न करे हम किसी की जान नहीं लेते। गलती की, बहुत बड़ी गलती की। अजगर खान को जिंदा छोड़कर बहुत बड़ी गलती कर चुके हो तुम लोग। उसे जिंदा छोड़ना घायल शेर के सामने जाना है। अब तो वह तुम लोगों को किसी भी कीमत पर जिंदा नहीं छोड़ेगा। कहाँ मिला था तुम लोगों को अजगर खान? रास्ते में, जोधा सिंह के यहाँ। हाँ, जरूर मिला होगा। कल रात ही वह मंगोलिया पहुंचा है। अगर मौका मिला था तो उसे शूट कर देना चाहिए था। ऐसे लोगों को शूट करने का मौका कभी कभी ही मिलता है। हमें मालूम नहीं था, नहीं तो हम उसे अवश्य शूट कर देते, जगमोहन ने मुस्कुराकर कहा। अब हमें कम से कम कमरे तक तो पहुंचा दो। 7000 तुम झाड़ ही चुके हो। देवराज चौहान सिगरेट का कश लेते हुए वहां बैठे लोगों पर निगाह घुमा रहा था। कईयों की निगाहें उन पर थी। वे लोग इनकी ताकत को तोड़ने की चेष्टा कर रहे थे। रिसेप्शन पर बैठे व्यक्ति ने वेटर को बुलाया, जो कि शक्लो सूरत से शरीफ नहीं लग रहा था। वह उन्हें पहली मंजिल पर मौजूद एक कमरे में ले आया। कमरा ठीक था, न छोटा न बड़ा। डबल बेड और टेबल कुर्सी मौजूद थी। साथ ही में बाथरूम था। 2 खिड़कियां थी, एक बाहर की तरफ थी, एक पीछे की तरफ। देवराज चौहान ने आगे बढ़कर साइड की खिड़की खोली तो सामने वही सड़क नजर आई जहां उसने कुछ देर पहले 2 को शूट किया था। परंतु अब वहां सब कुछ साफ था। लोग सामान्य अवस्था में आ जा रहे थे और वे लाशें वहां से हट चुकी थी। यकीनन अजगर खान के आदमी अपने साथियों की लाशों को ले गए होंगे और दूसरी लाश को भी उसके साथी ले गए होंगे। कुछ चाहिए? आवाज सुनकर देवराज चौहान पलटा और वेटर को देखने लगा। क्या है खाने को? हर वह चीज जो होटलों में मिलती है, उसने शांत लहजे में कहा। देवराज चौहान ने जगमोहन को देखा, जो नहाने के लिए बाथरूम जाने की तैयारी कर रहा था। तुम खाने का ऑर्डर दे दो। बढ़िया सा नाश्ता ले आओ। पसंद मैं तुम पर छोड़ता हूं, जगमोहन बोला। 2 का? हाँ, 2 के लिए। वेटर आधा मिनट सोच भरी मुद्रा में खड़ा रहा। फिर वह उठा। 550 रुपये दे दीजिए। क्यों? नाश्ते के? बढ़िया नाश्ते के। घटिया नाश्ता 200 में भी मिल जाएगा। तुम बढ़िया ले आओ, पैसे मिल जाएंगे। अभी तो हम यहीं पर हैं। यह मंगोलिया के होटलों का उसूल है कि ग्राहक को हर चीज पैसा लेने के बाद दी जाती है। क्यों? ऐसा नियम क्यों? इसलिए कि यहाँ पर किसी की जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। कोई अब है तो 10 मिनट बाद नहीं है। यह बारूद का शहर है, वेटर ने शांत स्वर में कहा। जगमोहन ने गहरी सांस लेकर देवराज चौहान को देखा। देवराज चौहान ने 100 के 6 नोट उसे थमा दिए। 50 तुम्हारे, जल्दी ले आओ। वेटर बाहर निकल गया। अजीब कानून, अजीब सिस्टम है यहाँ। जगमोहन के होठों पर मुस्कुराहट उभरी। हालात के हिसाब से कानून ठीक ही है। देवराज चौहान पुनः खिड़की से बाहर देखने लगा। अजगर खान का क्या करना है? क्या करना है? मैं समझा नहीं। बाहर देखते हुए देवराज चौहान बोला। वह हमारी जान का दुश्मन बन चुका है। कभी भी हमारी जान लेने की चेष्टा कर सकता है। जब ऐसा वक्त आएगा देख लेंगे। देवराज चौहान के स्वर में लापरवाही थी। अजगर खान के प्रति हमें लापरवाह नहीं होना चाहिए। जगमोहन गंभीर था। मैं लापरवाह नहीं हूं। और लोटन सिंह से कब मुलाकात करनी है? जगमोहन ने एकाएक पूछा। हमें नहीं करनी, वह करेगा। जब भी ठीक समझेगा
हमसे मुलाकात करेगा। उसे कैसे मालूम होगा कि हम मंगोलिया आ पहुंचे हैं? देवराज चौहान पलटा। उसके चेहरे पर क्रूरता भरी मुस्कान उभर आई थी। अजगर खान की खतरनाक हस्ती को मद्देनजर रखते हुए मंगोलिया में यह बात फैलती जा रही होगी। किन्हीं दो नए मंगोलिया आने वालों ने अजगर खान के आदमियों को शूट किया। इस बात से अजगर खान भी जान चुका होगा कि वह दो हम हैं, और लोटन सिंह समझ गया होगा कि हम आ पहुंचे हैं। जगमोहन के होठों से गहरी सांस निकल गई। बहुत खतरनाक जगह है यह। यहाँ इंसानी जान से ज्यादा घोड़े की जान की कीमत है। कोई कानून नहीं, पुलिस नहीं, जो जिसे शूट कर सकता है कर दे। लोटन सिंह ने हमें स्पष्ट रूप से मंगोलिया के भीतरी हालात के बारे में नहीं बताया था। हाँ, नहीं बताया। उसे डर था कि मंगोलिया के खतरनाक माहौल के बारे में सुनकर हम यहाँ आने से इनकार न कर दें। देवराज चौहान के होठों पर मीठी मुस्कुराहट उभरी। जगमोहन ने मुंह बनाया और नहाने के लिए बाथरूम में प्रवेश कर गया। देवराज चौहान पुनः खिड़की से बाहर सड़क का नजारा देखने लगा। देवराज चौहान और जगमोहन नहा धोकर कपड़े बदलकर हटे ही थे कि वेटर नाश्ता ले आया। नाश्ता बढ़िया था, लेकिन 550 रुपये के हिसाब से बढ़िया नहीं था। नाश्ता समाप्त करके देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगा ली। चेहरे पर गंभीर सोच के भाव थे। कहाँ चलना है? जगमोहन ने प्रश्न भरी निगाहों से देवराज चौहान को देखा। देवराज चौहान ने जगमोहन पर निगाह मारी, फिर सिर हिलाकर कह उठा, जिस काम के लिए हम यहाँ आए हैं उसके लिए जरूरी है कि मंगोलिया के पूरे नक्शे से वाकिफ हो जाए। कौन सी सड़क कहाँ जाती है और कौन सा रास्ता कहाँ जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इन बातों को जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। जगमोहन ने सहमति में सिर हिलाया। तभी वेटर ने भीतर प्रवेश किया। उसके हाथ में थैला था और चेहरे पर व्याकुलता से भरे भाव थे। करीब आकर उसने थैला टेबल पर रखा। यह आप दोनों के लिए अजगर खान का आदमी दे गया है। अजगर खान ने भिजवाया है यह। देवराज चौहान के होठ सिकुड़ गए। जगमोहन की आंखों में असमंजस के भाव उभरे। वेटर स्थिर खड़ा था। देवराज चौहान ने थैला उठाकर उसे खोला, भीतर झांका, फिर भीतर पड़ा सामान निकालकर टेबल पर रख दिया। अमेरिकन मेक की 2 बढ़िया रिवॉल्वर और 100 गोलियों का पैकेट साथ था। देवराज चौहान ने निगाहें उठाकर प्रश्न भरी निगाहों से वेटर को देखा। इसका क्या मतलब हुआ? वेटर खामोश रहा। अजगर खान के आदमी ने यह सामान दिया, साथ में कुछ कहा नहीं? देवराज चौहान ने पुनः पूछा। कहा था, वेटर ने चिंतित लहजे में कहा। वह बोला, कह देना कि 2 रिवॉल्वर और फालतू राउंड अजगर खान ने भिजवाए हैं, इसलिए कि जब आप लोग अजगर खान के हाथों शूट होने जा रहे हो तो तब कम से कम आप लोगों को इस बात का गिला न रहे कि आपके पास बारूद खत्म हो गया है। सुनकर देवराज चौहान के होठों पर मुस्कुराहट उभरी। अब कभी अजगर खान के आदमी से मुलाकात हो तो उसे शुक्रिया कहना हमारी तरफ से। बोलना, रिवॉल्वर हमें पसंद आई। अच्छी खूबसूरत चीजें हमें वास्तव में बहुत पसंद आती हैं। वेटर ने सिर को झटका दिया, फिर धीमे से कह उठा, आप दोनों के बारे में मैं नहीं जानता, लेकिन अजगर खान के बारे में बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। वह वास्तव में अजगर है, जिसे निगलना चाहता है निगल कर ही रहता है। हमें निगलने के लिए उसे बड़ा मुंह चाहिए, छोटे मुंह से वह हमें निगल नहीं सकेगा। देवराज चौहान ने हौले से हंसकर कहा, अजगर खान की हमें जरा भी परवाह नहीं। कहना बताना मेरा फर्ज था, वेटर ने कहा और मुड़कर वहां से बाहर निकल गया। देवराज चौहान ने रिवॉल्वर उठाकर उसे खोला। चैम्बर भरा हुआ था। उसने रिवॉल्वर को कपड़ों के भीतरी हिस्से में छिपा लिया। उसके चेहरे पर जहरीली मुस्कान नाच रही थी। जगमोहन ने भी रिवॉल्वर चेक करके अपने कपड़ों में छिपा ली थी। इस तरह रिवॉल्वर भिजवाना जाहिर करता है कि अजगर खान बहुत खतरनाक खिलाड़ी है। वह दुश्मन को मारता भी है तो बहुत सोच समझकर उसकी फूंक सरकाकर। देवराज चौहान हौले से हंसा, बोला कुछ भी नहीं। वैसे हमने खामखा अजगर खान से पंगा ले लिया। जोधा सिंह ठीक बोला था कि अजगर खान हमारे रास्ते का कांटा बन सकता है। उस काम में वह चाहे जो भी कर सकता हो, लेकिन हमारी राह का कांटा नहीं बन सकता। देवराज चौहान ने दृढ़ शब्दों में कहा, अजगर खान की तरफ ध्यान देने की हमें जरा भी जरूरत नहीं है।
हमें सिर्फ अपने काम की तरफ ध्यान देना है। अजगर खान को दिमाग में रखा तो कोई भी काम ठीक तरह से नहीं होगा। गलती तो हो चुकी है हमसे। जोधा सिंह के यहाँ ही हमें अजगर खान को शूट कर देना चाहिए था, लेकिन तब हमें मालूम भी कहाँ था कि अजगर खान से हमारी खासी दुश्मनी हो जाएगी। आओ बाहर चले। देवराज चौहान और जगमोहन होटल के पीछे बनी खाली जगह में पहुंचे, जहां पर होटल का अस्तबल था। वह छोकरा वहीं मौजूद था। उन्हें देखते ही तुरंत उठ खड़ा हुआ। नमस्कार जनाब, घोड़े निकालूं क्या? उसने पूछा। जगमोहन ने सिर हिलाया। अगले ही पल वह एक तरफ बंधे कई घोड़ों में से उनके दोनों घोड़े निकाल लाया। घोड़ों के गलों में पतली सी रस्सी से बांधकर लटकाए गए घोड़ों के नंबर उसने निकाल लिए। कुछ ही पलों के उपरांत वे घोड़ों पर सवार सड़क पर थे। रास्तों को पहचानने की कोशिश करो, देवराज चौहान बोला। हो सके तो इंसानों को भी। अगर हमारे साथ मंगोलिया का ही कोई बंदा होता तो हमें बहुत आसानी होती। अब भी कोई दिक्कत नहीं, एक आध दिन में ये सारे जाने पहचाने लगने लगेंगे। उनके घोड़े धीमी धीमी गति से आगे बढ़ते रहे। कई लोगों ने उन्हें खास निगाहों से देखा, जो कि शायद जानते थे कि यह नए मंगोलिया पहुंचे हैं और अजगर खान के शिकार बन बैठे हैं। करीब 3 घंटे वे दोनों घूमते रहे, रास्तों को पहचानते रहे। इन 3 घंटों के दौरान वे दोनों मंगोलिया के भीतरी भूगोल से काफी वाकिफ हो चुके थे। मंगोलिया कोई खास बड़ा नहीं था। वह करीब 8 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ था। रास्ते में 2 जगह उन्होंने पानी पिया। हर गिलास के उन्हें 15 रुपए देने पड़े। जब घोड़ों पर बैठे बैठे उन्हें थकावट होने लगी तो उन्होंने एक खूबसूरत से नजर आने वाले रेस्टोरेंट के सामने घोड़ों को रोका। नीचे उतरकर उन्हें एक तरफ बांधा और भीतर प्रवेश कर गए। भीतर से रेस्टोरेंट और भी खूबसूरत था। सजावट में कोई कसर नहीं छोड़ी गई थी। टेबल कुर्सियां बेहतरीन थी। आधे से ज्यादा टेबल कुर्सियां लोगों से भरी पड़ी थी। उनमें शरीफ चेहरे भी थे और दादा चेहरे भी। वेटर हरे कपड़े पहने अपने काम में व्यस्त थे। देवराज चौहान और जगमोहन ने एक टेबल संभाल ली। एक ऐसा भी चेहरा था जिस पर से जगमोहन की निगाह नहीं हट रही थी। देवराज चौहान भी उस चेहरे को देख रहा था। वह रेस्टोरेंट के एक कोने में छोटे से काउंटर के पीछे बैठी थी। वेटर उससे बिल तैयार करवाते और ग्राहकों से पैसे लेकर उसके हवाले कर देते। बहुत खूबसूरत थी वह, हटाने से भी निगाहें नहीं हट रही थी। काले कपड़े पहन रखे थे, कमर तक जाते खुले बाल, मोटी मदहोश करने वाली आंखें, जो देखे देखता ही रह जाए। यह कौन है? जगमोहन के होठों से निकला। होगी रेस्टोरेंट की कर्मचारी, देवराज चौहान ने लापरवाही से कहा। मुझे तो कर्मचारी नहीं लगती। यहाँ इतने खतरनाक लोगों के बीच मासूम सी नजर आने वाली लड़की सुरक्षित नहीं रह सकती, जबकि इसे तो कोई देख नहीं रहा। जगमोहन ने विचार भरे स्वर में कहा। बहरहाल जो भी हो, मेरे ख्याल में मंगोलिया के सबसे ज्यादा खुशनुमा फूल होगा। देवराज चौहान ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी निगाह रेस्टोरेंट में बैठे खतरनाक चेहरों पर दौड़ रही थी। कुछ बातों में व्यस्त थे, 2-4 ऐसे भी थे जो उन्हें घूर रहे थे। तभी वेटर आया। उसे कॉफी और स्नैक्स लाने को कहा। जब वह जाने लगा तो जगमोहन बोला, सुनो। वेटर ने ठिठक कर प्रश्न भरी निगाहों से उसे देखा। वह कौन है? कौन वह? वेटर समझा नहीं। वह जो छोटे से काउंटर के पीछे बैठी है। जगमोहन ने आंख से उस तरफ इशारा किया। वेटर ने उस लड़की पर निगाह मारी, फिर गहरी निगाहों से दोनों को देखा। नए आए हो मंगोलिया में? हाँ, तभी तो जानकारी प्राप्त करने की खातिर तुझसे पूछा है। जगमोहन मुस्कुराया। जानकारी प्राप्त करने तक ही रहेगा, वेटर ने शांत भाव से कहा। वह इस रेस्टोरेंट की मालिक है। उसका बाप इस रेस्टोरेंट का मालिक है। समझे कि खुलकर समझाऊं? समझ तो गया, लेकिन तुम खुद ही सोचो, ऐसी खूबसूरत लड़की इन दरिंदों के बीच ठीक ठाक रह सकती है? रह सकती है, रह भी रही है। देख लो, किसी की निगाह बिना वजह उसकी तरफ उठ भी जाए। वेटर वास्तव में सच कह रहा था। यह बात तो वह पहले ही नोट कर चुका था। यह करिश्मा कैसे कि किसी की निगाह उस पर बिगड़ नहीं रही, इसलिए कि वह जोधा सिंह की बेटी है। तो यह थी अब तक की कहानी।
आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।